Hello students, welcome to आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपकी 9th क्लास की विषय सामाजिक विज्ञान की आपकी वर्कशीट नंबर 40 जिसकी डेट है 6 अक्टूबर 2020। इसमें जो आपका लोकतांत्रिक राजनीति के ऊपर हम पढ़ रहे हैं संस्थाओं का कामकाज एक टॉपिक। बच्चों, इसमें आज हम इसमें नीतिगत फैसलों की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, पूरे के पूरे देश का कानून बनाती है, देखती है, तो उसको बोलते हैं सरकार, केंद्र की या संघ की सरकार। ठीक है। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में कई संस्थाएं भूमिका निभाती हैं। जो प्रमुख 3 संस्थाएं होती हैं जो इसके कामों में अपनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? एक तो होती है विधायिका। केंद्र सरकार में 3 संस्थाएं होती हैं। सबसे पहली होती है विधायिका, जो बनाती है कोई भी कानून, मतलब कोई भी रूल बनना है कि जैसे अभी CAA का रूल आया है या फिर धारा 370 हटनी है या फिर और भी कोई बिल आता है तो कौन बनाता है? कानून बनाती है विधायिका। और कार्यपालिका क्या काम करती है? कार्यपालिका होती है दूसरी संस्था जो कानून बना उसको पालन करवाने का काम करती है कार्यपालिका। मतलब इसका विधि का मतलब होता है कानून, तो ये कानून बना देगी, और कार्य का मतलब काम, तो ये काम को उसको करेगी। वो जो कानून बना उसको कार्यपालन करवाएगी उस काम का। और न्यायपालिका क्या काम करती है? न्यायपालिका करती है कि वो जो कानून है उसकी सही से समीक्षा करना, कि मतलब ये कानून की क्या व्याख्या है, ये इस कानून में क्या होता है, इसको डिफाइन करती है न्यायपालिका। अब तक हमारे जैसे संविधान है उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही थी, है ना। जैसे बहुत सारे काम है, जैसे समान काम समान वेतन बहुत दिनों से लिखा हुआ है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले न्यायपालिका ने इसको सही से डिफाइन किया है कि इसका मतलब ये होता है। तो इसी तरीके से जो भी समीक्षा काम करने का काम, कि ये काम ठीक से हो रहा है, कानून ठीक बना या नहीं बना, इन सब का काम कौन देखती है? न्यायपालिका। तो आपको याद रखना है, जो सरकार राष्ट्रीय स्तर पर देखती है तो उसे संघ की सरकार या केंद्र सरकार बोलते हैं, और उसकी 3 मेन बॉडी होती हैं, संस्थाएं होती हैं जो उसका काम कराती हैं। एक तो होती है कानून बनाने वाली विधायिका, उसका पालन करने वाली कार्यपालिका, और तीसरी न्यायपालिका जो उसकी समीक्षा करती है। राइट, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये संस्थाएं तो होती हैं, अब इन संस्थाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी ये बताओ। क्योंकि सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, इन सब का जिम्मेदारी होती है कि नागरिकों को सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको शिक्षा ठीक से मिलनी चाहिए, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखना है। किसका काम होता है? सरकार का होता है। वो टैक्स करके सेना, पुलिस और विकास कार्यों पर भी खर्च करती है, ये काम भी करना होता है। इस तरह के कामों को कौन करेगा? ये विभिन्न संस्थाएं करेंगी। इससे लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सके, इस वजह से इन संस्थाओं की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। अब इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हैं? तो प्रमुख अधिकारी सबसे पहले तो राष्ट्रपति होते हैं। अगर आप औपचारिक रूप से देखें तो देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है राष्ट्रपति। आपने सुना भी होगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, है ना। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, क्योंकि अगर हम पेपर्स की बात करें, ऑन पेपर्स फॉर्मली, मतलब औपचारिक रूप से देखें तो सबसे ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास। लेकिन जो प्रधानमंत्री है, जो दूसरा प्रमुख अधिकारी होता है, इसके पास पेपर में राष्ट्रपति से कम शक्तियाँ होती हैं, पर ये ज़्यादा अधिकारों का यूज़ करता है। सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, ये सारे निर्णय लेने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी यही करते हैं, लेकिन ये सब राष्ट्रपति की सिफारिश से करते हैं, लेकिन करते प्रधानमंत्री हैं। तो आप समझिए, ऑन पेपर सबसे बड़े हैं राष्ट्रपति, लेकिन सच में उन शक्तियों का जो निर्वाह करता है वो होता है प्रधानमंत्री।
अब तीसरी है हमारी संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद क्या होता है? संसद किस किस चीज़ से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, जो संसद होती है उसमें 3 हिस्से होते हैं उसके, एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लोकसभा जिसे हम निम्न सदन मानते हैं, राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन मानते हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, ना तो वो लोकसभा का होता है ना राज्यसभा का होता। फिर भी संसद के फैसले में इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। कोई भी संसद का अगर फैसला है तो राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी बहुत जरूरी होती है। अभी बताया ना, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वो बात अलग है कि इनको कई काम मंजूरी देनी पड़ती है, चाहिए ना भी चाहें, लेकिन इनकी मंजूरी लेना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए लोकसभा बनाम राज्यसभा अब देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, क्या क्या करते हैं ये। हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जो राज्यसभा है उसको राज्य के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अन्य अधिकार मामलों में सबसे ज़्यादा अधिकार जो हैं ऊंचे, सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास हैं? लोकसभा के पास हैं। कैसे? चलिए ये भी देख लेते हैं। किसी भी सामान्य कानून को अगर पारित करना हो और दोनों के बीच कोई मतभेद हो जाता है, कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, भाई नहीं ऐसे होना है, लोकसभा कुछ और कह रही है और राज्यसभा कुछ और कह रही है, तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलती है। जो लोकसभा कह रही है उसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए लोकसभा को क्या हुआ? ज़्यादा वैल्यू मिली, है ना। दूसरा, पैसे के मामले में लोकसभा द्वारा जो पारित बजट होता है कानून को राज्यसभा में सिर्फ 14 दिनों के अपने पास रख सकती है राज्यसभा। ठीक है, जो अगर लोकसभा ने कोई पैसे का बिल बजट पारित कर दिया तो राज्यसभा कितने दिन रखेगी अपने पास? 14 दिन, और सुझाव दे सकती है। जबकि लोकसभा को अधिकार है वो उन सुझाव को माने या न माने, वो मतलब 14 दिन अपने पास रख के कुछ सुझाव देगी, लेकिन लोकसभा जरूरी नहीं है वो जो उन्होंने सुझाव दिए हैं उसको माने ही। ठीक है, तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है ना। लोकसभा ही नियंत्रित करती है। जो मंत्री परिषद होते हैं, सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ हो। समझे? मतलब जो हम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कहाँ जाते हैं? लोकसभा में जाते हैं ना। MP होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो लोकसभा में जाते हैं। तो लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य यह कह दें कि उनको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, केवल लोकसभा के अगर 2/3 सदस्य ये कह दें, आधे से अधिक, मतलब जैसे मान लो 500 है तो 251 ने अगर ये कह दिया कि हमें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये क्या है? लोकसभा को ज़्यादा अधिकार है, जबकि राज्यसभा को ये अधिकार नहीं है कि उसके आधे से ज़्यादा लोगों ने कह दिया भैया हमें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो सरकार भंग हो जाएगी। नहीं, सरकार भंग तब होगी जब लोकसभा के आधे से ज़्यादा सदस्य कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके प्रश्न के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है कि देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताओ। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा फ़ॉन्ट हो रखा है, तो आप इसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे। देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। इसकी मुख्य 3 संस्थाएं होती हैं, और कौन कौन सी हैं संस्थाएं इसकी संस्थाएं हैं विधायिका, कानून बनाने वाली, कार्यपालिका, कानून का पालन कराने वाली, और न्यायपालिका, कानून की समीक्षा करने वाली। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है? तो स्टूडेंट्स इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करके सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सके। इस वजह से राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता है। ठीक है, ये हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है
संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में प्रमुख रूप से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व संसद, है ना, क्या निभाते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, सभी मिलकर अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये आप ये देखिए, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति, ये संसद के तीनों हिस्से होते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है को काट लेना। सभी मिलकर अपनी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का आंसर। ये अमेंडमेंट कर लेना बच्चों, ये काटना है आपको और ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है बताइए। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से लिखना है, क्योंकि इसका थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखा जाएगा वर्कशीट के अकॉर्डिंग। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों में अगर कोई मतभेद होता है तो प्राथमिकता लोकसभा के किसको दी जाती है, लोकसभा के विचार को दी जाती है। ये अभी हमने पढ़ा। और दूसरा पॉइंट क्या है, पैसे के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा में सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है, सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है वह उन सुझावों को माने या न माने। और तीसरा इसका पॉइंट है, लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। आपको समझ आ गया होगा तो आपको प्रश्न बिल्कुल बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ये प्रश्न आया तो 3-4 नंबर से कम नहीं आएगा और इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ है। लोकसभा से आधे से अधिक सदस्य हैं, ये कह दे कि उनको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री सहित है काटना है बस आपको। सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा, जबकि राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 40। होपफुली आपको वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल। डियर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स so that everybody can get help from this video. Thank you.